नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी सी चिंता है कि कुछ पाठ्यक्रम आपका बाकी रह गया और इसीलिए बच्चे बार बार कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति और माध्यम का जो व्यवहारिक लेखन का अंश रहता है उसे जल्दी से पूरा करा दीजिए। तो बच्चों, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी वह थी कार्यवृत्त और कार्यसूची पर, और आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ प्रतिवेदन। अक्सर आपकी परीक्षा में इन तीनों में से एक जरूर पूछा जाता है, तो इन तीनों को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। तो मैं बात करती हूँ सबसे पहले प्रतिवेदन है क्या। प्रतिवेदन किसी भी घटना, कार्य या योजना का जब हम खूब छानबीन करके उसका तथ्यों और अपने अनुभव से परिपूर्ण विवरण देते हैं, उसी को हम प्रतिवेदन कहते हैं। यानी मान लीजिए कोई समिति गठित हुई और उस समिति ने पूरी जांच की, जांच के पश्चात वो अपनी रिपोर्ट दे रही है, लेकिन यदि उस रिपोर्ट में उसने अपने अनुभव भी शामिल कर लिए और उसमें सुझाव भी दे दिए तो वह बन जाएगा प्रतिवेदन। तो यानी आप समझ गए, प्रतिवेदन जो है किसी भी घटना, कार्य, योजना आदि का खूब छानबीन करके तथ्यों और अनुभव के आधार पर दिया गया एक पूरा ऐसा लिखित विवरण होता है जिसमें कि अनुभव और सुझाव भी शामिल होते हैं। ये अक्सर किसी बड़े अधिकारी को या संस्था इत्यादि को प्रस्तुत किया जाता है लिखित रूप में। वास्तव में देखो बना कैसे, इसमें एक तो प्रति उपसर्ग है और विद धातु है। तो विद का अर्थ क्या होता है? जानना, यानी किसी भी बात को पूरी अच्छी तरह से सम्यक रूप से जान लेना ही क्या होगा? प्रतिवेदन होगा। और इसे जब हम किसी सभा के सामने या अधिकारी के सामने प्रस्तुत करेंगे तो इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ ये होगा कि उस कार्यक्रम के विषय में जिसके बारे में हम प्रतिवेदन देने जा रहे हैं पूरा का पूरा क्रमबद्ध विवरण तैयार हो जाएगा और पाठकों को ये पता लग जाएगा कि अमुक कार्यक्रम किस प्रकार संपन्न हुआ, किन किन लोगों ने इसमें भाग लिया, किसने उस कार्यक्रम में क्या क्या कहा और कार्यक्रम किस हद तक सफल रहा। यदि उसमें कुछ कमियां रह गई तो कमियां क्या थी, कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो कि आगे बरती जानी चाहिए ताकि भविष्य में वो कमियां ना रहें। तो इस प्रकार जब पूरा विवरण दे दिया गया तो वह क्या बन जाएगा? प्रतिवेदन। और इस तरह से प्रतिवेदन बहुत अधिक लाभकारी होता है। क्यों? क्योंकि हमारे विद्यालयों में अक्सर कार्यक्रम होते रहते हैं। जैसे आपके विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और ये महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, खेल दिवस, अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं और उन कार्यक्रमों में कोई ना कोई विशिष्ट अधिकारी भी आते हैं, विशिष्ट अतिथि भी शामिल होते हैं और उसके लिए पूरी रूपरेखा पहले ही विस्तार से तैयार की जाती है और फिर उसका एक समीक्षा कार्य भी होता है कि इसमें क्या क्या कमियां रह गई, उसकी एक रिपोर्ट भी तैयार होती है। तो इस प्रकार ये प्रतिवेदन जो है लाभकारी है, लेकिन ये दो प्रकार के हैं, एक है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक क्या होगा? जब हम सरकार को या किसी संस्था को या किसी विशिष्ट अधिकारी को प्रतिवेदन देंगे तो वह कहलाएगा औपचारिक प्रतिवेदन। इसमें औपचारिकता निभाई जाएगी, इसलिए औपचारिक प्रतिवेदन है। जैसे कि उदाहरण के लिए कोठारी कमीशन ने यह बताया था कि भारतीय शिक्षा के जो विविध रूप हैं उसमें क्या कमियां हैं, उसमें क्या सुधार चाहिए, तो यह क्या था? औपचारिक प्रतिवेदन। या आप समझिए कि आपके प्रधानाचार्य को आप प्रतिवेदन दे रहे हैं, कोई विद्यालय में समिति गठित हुई है और उस समिति का जो पूरा जांच कार्य समाप्त हो जाएगा, इसके पश्चात वो प्रतिवेदन देंगे कि इस कार्यक्रम में और क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, तो वह भी क्या होगा? औपचारिक प्रतिवेदन। लेकिन अनौपचारिक प्रतिवेदन क्या है? जब कोई व्यक्ति विशेष अपने अनुभव के आधार पर, अकेले के अनुभव के आधार पर प्रतिवेदन देता है जिसमें औपचारिकता को ज़्यादा नहीं निभाया जाता, वह अनौपचारिक प्रतिवेदन है। जैसे मान लीजिए आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में कोई कार्यक्रम हुआ, जैसे होली आ रही है, होली उत्सव होगा, तो उस होली उत्सव में आपने अपने स्तर पर जो जांच की, अपने स्तर पर जो अनुभव किया, उसके बारे में आप अपने सुझाव दे देते हैं कि इसमें और ये चीज़ें आगे के लिए सुधारी जा सकती हैं या ये कमियां रह गई, तो उन्हें हम बोलते हैं
अनौपचारिक प्रतिवेदन, क्योंकि उसमें अधिक औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह से आप समझ गए कि जो प्रतिवेदन है, एक अच्छा प्रतिवेदन यदि हमें लिखना है तो उसमें किन किन विशेषताओं को शामिल किया जाना चाहिए। एक अच्छा प्रतिवेदन वह होता है जिसमें तथ्यात्मकता हो, विषयनिष्ठता हो, प्रामाणिकता हो, यानी जो भी बात कही जाए वह तथ्यों पर आधारित हो, प्रमाण पर आधारित हो, उसमें हवा में उड़ाई हुई बातें नहीं हो और किसी न किसी निर्णय तक अवश्य पहुंचे, यानी निर्णयात्मकता हो और बहुत विस्तार में नहीं जाना, संक्षेप में बात कहनी है, संक्षिप्तता हो और सबसे बड़ी बात स्पष्टता हो, यानी जो भी बात कही जाए सरल, सहज, स्पष्ट भाषा में कही जाए जिससे कि वह सीधे सीधे समझ में आ जाए। तो कुल मिलाकर के अच्छे प्रतिवेदन की विशेषताएं क्या क्या बनी? तथ्यात्मकता, विषयनिष्ठता, प्रामाणिकता, निर्णयात्मकता, संक्षिप्तता और स्पष्टता। और अब हमें ये जानना जरूरी है कि अच्छा प्रतिवेदन लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें जिस विषय पर प्रतिवेदन लिखना है उसकी एक रूपरेखा बनानी होगी। दूसरे नंबर पर हमें तथ्यों का संकलन करना होगा, फिर पूरे निष्पक्ष भाव से विवेकपूर्ण तरीके से उनका अध्ययन करना होगा और अपने विचारों को प्रामाणिकता देनी होगी, फिर विषय केंद्रित अध्ययन करके सही निर्णय तक पहुंचना होगा और अनावश्यक विस्तार से बचना होगा, यानी संक्षेप में बात कहनी होगी। अब एक अन्य जो महत्वपूर्ण बात इस विषय से संबंधित रह गई है वह यह है कि प्रतिवेदन और रिपोर्ट में अंतर क्या है। प्राय इन दोनों को एक ही मान लिया जाता है, परंतु वास्तव में सूक्ष्म अंतर है। वो क्या कि जो प्रतिवेदन है वह तो किसी घटना, कार्य योजना आदि का अनुभव से युक्त एक लिखित लेखा जोखा है, एक विवरण है, लेकिन जो रिपोर्ट है वह केवल विवरण है, उसमें हमारी कोई संस्तुतियां, निर्णय शामिल नहीं होंगे। जबकि प्रतिवेदन में अनुभव, निर्णय, निष्कर्ष, सुझाव या संस्तुतियां अवश्य रहेंगी। तो जब भी आप प्रतिवेदन लिखेंगे आपको क्या ध्यान में रखना है? पहले दिनांक देंगे, मतलब इसका प्रारूप कोई निश्चित नहीं होता, लेकिन मुख्य तौर पर हमें इन बातों को शामिल करना है। सबसे पहले हम दिनांक देंगे, फिर ये बताएंगे किस समिति की तरफ से या किस व्यक्ति की तरफ से ये प्रतिवेदन किसको दिया जा रहा है, जांच में क्या क्या मुख्य मुख्य बातें हमारे ज्ञान में आई, उन सब बातों को हमने लिख देना है। उसके पश्चात अपने सुझाव दे देने हैं और अंत में अध्यक्ष के, सचिव के और सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे, वह बन जाएगा प्रतिवेदन। आप इस बात को अभी विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप ये देखिए, विद्यालय में प्रधानाचार्य को यदि आप किसी स्वच्छता समिति की तरफ से या इको क्लब की तरफ से कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसमें सुझाव भी अवश्य शामिल होंगे। लेकिन यदि आप पुलिस थाने में किसी चोरी की, डकैती की, दुर्घटना की रिपोर्ट लिखवाने जा रहे हैं तो उसमें सुझाव शामिल नहीं होंगे, वह रिपोर्ट है, वह प्रतिवेदन नहीं हो सकता। तो प्रतिवेदन और रिपोर्ट में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। या जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए, दूरदर्शन, आकाशवाणी या समाचार पत्रों में भी जो किसी घटना के विषय में जानकारी दी जाती है वह रिपोर्ट है, वह प्रतिवेदन नहीं है। प्रतिवेदन वह है जिसमें आपने सुझाव या संस्तुतियां भी शामिल कर दी। तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण और इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं पहला उदाहरण। दिल्ली सरकार ने झुग्गी झोपड़ियों की बस्तियों के सर्वेक्षण के लिए एक समिति गठित की। समिति की ओर से प्रतिवेदन तैयार कीजिए। तो सबसे पहले ऊपर हमने लिख दिया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों की बस्तियों के सर्वेक्षण से संबंधित प्रतिवेदन। ये तो हो गया प्रतिवेदन का नाम। और उसके पश्चात अब हमें यह भी बताना है कि किस समिति की ओर से, किसको है और कब है। तो दिल्ली सरकार ने राजधानी क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ियों की बस्तियों के सर्वेक्षण के लिए 1 जनवरी 2021 को 5 सदस्यों की एक समिति का गठन किया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य थे। हमने ये 5 सदस्यों के नाम बता दिए, जिसमें पहला सचिव, दूसरा अध्यक्ष और बाकी कोई भी 3 सदस्य हो सकते हैं। और समिति ने इस दिशा में निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस समय दिल्ली में कुल 730 ऐसी बस्तियां हैं जिनमें झुग्गी झोपड़ियां हैं।
इनमें से 107 बस्तियों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं की भी कमी है। यहाँ सड़कें टूटी फूटी अवस्था में हैं, पेयजल की भी उचित व्यवस्था नहीं है। समिति के अनुसार इस दिशा में निम्नलिखित विशेष कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तो आपने देखा, यह संक्षेप में समिति का अपना जो उन्होंने जांच करके अनुभव किया वह लिखा गया है। इसके पश्चात नीचे अब ये सुझाव है। जैसे पहला सुझाव क्या दिया, दिल्ली नगर निगम की इन बस्तियों को साफ सुथरा और सुविधा संपन्न बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरा सुझाव है, दिल्ली सरकार को नगर निगम को उचित धन उपलब्ध कराना चाहिए ताकि यह विकास कार्य तेजी से कर सके। और तीसरा, टूटी सड़कों की मरम्मत होनी चाहिए। चौथा, पेयजल की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। पांचवा, हर 6 माह पश्चात प्रगति की समीक्षा की जानी चाहिए। और फिर दिनांक, हस्ताक्षर सचिव के भी हैं, अध्यक्ष के भी हैं और सदस्यों के भी। एक अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झिलमिल कॉलोनी में शैक्षिक विकास और कोरोना से बचाव के मद्देनजर एक समिति गठित की गई। इस समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर भी हमने पहले क्या बताना है कि किसकी ओर से प्रतिवेदन हो रहा है। तो उत्तर क्या रहेगा, राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झिलमिल कॉलोनी में प्रधानाचार्य ने 1 जनवरी 2021 को शैक्षिक विकास और कोरोना से बचाव के मद्देनजर 5 सदस्यों की एक समिति का गठन किया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य थे। तो उसी प्रकार से ही जैसे हमने पहले किया था, पहले सचिव का कोई नाम, फिर अध्यक्ष का और फिर अन्य सदस्यों के नाम दे देने हैं। फिर समिति ने इस दिशा में निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति के अनुसार विद्यालय में शैक्षिक विकास अपेक्षित गति से नहीं हो रहा। विद्यालय की स्वच्छता, कंप्यूटर शिक्षा और शारीरिक शिक्षा संतोषजनक नहीं है। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए भी कई कार्य किए जाने आवश्यक हैं। समिति ने स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। देखिए, पहला सुझाव है, विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं जैसे पीने का पानी, स्वच्छ शौचालय आदि की उचित व्यवस्था की जाए। दूसरा, बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति की जाए। तीसरा, नियमित शारीरिक शिक्षा अध्यापक की नियुक्ति होने तक अस्थायी शारीरिक शिक्षक को नियुक्त कर लिया जाए, यानी जिसे हम गेस्ट टीचर्स कहते हैं कि जब तक परमानेंट टीचर नहीं आते तब तक गेस्ट टीचर ही अपॉइंट कर दिया जाए। और चौथा, विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में अभिभावकों को सूचित करने के लिए समय समय पर अभिभावक शिक्षक सभा आयोजित की जाए। पांचवा, कोरोना से बचाव के लिए विद्यालय में सामाजिक दूरी, मास्क पहनने, स्वच्छता रखने जैसे उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाए। और छठा, हर 2 माह पश्चात प्रगति की समीक्षा की जाए। दिनांक 5 मार्च 2021, आपने देखा 1 जनवरी को समिति गठित हुई थी। उस समिति ने अपना पूरा जांच कार्य के पश्चात जो विवरण तैयार किया और वह प्रतिवेदन कब प्रस्तुत हुआ, 5 मार्च 2021 को, यानी समिति के गठित होने के कुछ समय पश्चात का ही प्रतिवेदन हो सकता है। और फिर नीचे उसी प्रकार से ही जैसे पहले वाले उदाहरण में थे, अध्यक्ष के, सचिव के और अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर। तो इस प्रकार से ये प्रतिवेदन लिखा जाएगा। बच्चों, मुझे आशा है कि अब आप प्रतिवेदन, कार्यवृत्त और कार्यसूची इन तीनों से अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं। आप इनकी परिभाषा, इनके लक्षण, इनके प्रकार और लिखने का तरीका सब जान चुके हैं। तो अब परीक्षा में इनमें से कुछ भी आए आप बेखटके कर सकते हैं। तो बच्चों, अभ्यास करते रहिए और अच्छी प्रकार से अपने पाठ्यक्रम को तैयार कर लीजिए। यदि आपको फिर भी कोई समस्या आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं उसे दोबारा से समझाने का प्रयास करूँगी। और यदि आपको ये वीडियो काम का लगा, पसंद आया, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने बाकी मित्रों को भी बताइए। और हाँ, एक बात जो बहुत से बच्चों ने मुझे लिख करके कही कि वे एक लाइव कक्षा चाहते हैं ताकि अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकें। तो बच्चों, मैं जल्दी ही एक लाइव कक्षा का भी आयोजन करूँगी। आप अपने सारे डाउट्स नोट करके रखिए और बारी बारी से उनको पूछ लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और सब्सक्राइब करते समय आप बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सके।
धन्यवाद बच्चों।